हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी यूपीएसआई के लिए मूल विधि की छठी क्लास है और शुरुआत में बीएनएस चल रही तो बीएनएस की भी ये छठी क्लास है। आज की क्लास में हम 5 अध्याय देखेंगे। अध्याय 7, 8, 9, 10, 11। ये सभी अध्याय किन धाराओं के बीच में आ जाएंगे? धारा 147 से शुरू करेंगे और धारा 197 तक, यानी कि 51 धाराओं के बीच में जो जो इम्पोर्टेंट धाराएं होंगी, सभी नहीं, आप देखोगे मुश्किल से ये पांचों टॉपिक आपके 20 से 22 धाराओं में आ जाएंगे। तो जैसा मैंने शुरुआत में बोला था कि शुरुआत के जो कुछ अध्याय हैं उनकी धाराएं ज़्यादा याद करनी है क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाद में तो केवल मुख्य मुख्य धाराएं देखनी है जिससे पूरे अध्याय का आइडिया लग जाए और जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, इसके पहले अगर लास्ट क्लास का हम देखें कि लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था, तो लास्ट क्लास में धारा 100 से हमने स्टार्ट किया था। 100 आप लोगों को याद होगी कि धारा 100 क्या थी? हत्या, यानी कि आपराधिक मानव वध। धारा 101 थी आपकी हत्या। यहां से लेकर ये पूरा अध्याय जो था आपका अध्याय 6, वो किस चीज से रिलेटेड था? मानव शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराध। उसमें हत्या आ जाती थी, आपका अपहरण आ जाता था, किसी व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचाया, चोट दी, वो सारी चीजें आ जाती थी। इसके अलावा उसमें संगठित अपराध सारे आ गए थे, छोटे संगठित अपराध आ गए थे। इसके अलावा अगर आप देखो तो आतंकवाद धारा 113 में आ गया था। ये सारी चीजें लास्ट अध्याय में देख चुके हो आप लोग। आगे से जैसे ही आज की क्लास हो जाएगी, इसके बाद 3 क्लासेज और लगेंगी जिसमें आपकी सारी धाराएं कंप्लीट हो जाएंगी बीएनएस की। और एक क्लास में हम उदाहरण और स्पष्टीकरण देखेंगे। सपोज करो एक उदाहरण दे दिया कि ये काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, बी को उकसा रहा है और बी ने हत्या कर दी या नहीं की, तो ये अपराध होगा कि नहीं होगा। इस तरीके के 50-60 उदाहरण उठाएंगे और सारा, जिससे आपकी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। और ये सारा काम आपका पेट का जो एग्जाम है 6 और 7 सितंबर को, उस तक हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल पढ़ते रहो, एक एक धारा को याद करो। जैसे ही आपका ये एग्जाम हो जाता है पेट का, इसके जस्ट बाद 8 सितंबर से पॉलिटी प्लस बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों एक साथ पैरेलली चलेंगी, फिर समय नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट 20 दिन में बीएनएसएस आपकी समाप्त हो जाएगी 10 दिन के अंदर। और अगले 10 दिनों में जो बचे हुए टॉपिक है ना आपके, चाहे वो भ्रष्टाचार, पर्यावरण अधिनियम, जितने भी है, मानवाधिकार अधिनियम, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यानी 20 दिन में आपकी मूल विधि इधर कंप्लीट होगी और पॉलिटी इधर कंप्लीट हो जाएगी पेट के बाद। तो फिर कुछ खास ज़्यादा बचेगा नहीं, फिर केवल जीएस और हिंदी चलनी है। साथ में 8 तारीख के बाद 2-3 दिन आप लोगों को रिवीजन का देंगे और इसके साथ ही टॉपिक वाइज टेस्ट बीएनएस पर शुरू हो जाएंगे। तो जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं, पढ़ते रहें, मेहनत करें, इतनी अच्छी तैयारी करा देंगे कि आप लोगों को एक एक चीज़ मौखिक याद हो जाएगी। शुरुआत में धाराएं या नंबर ऑफ धारा देख के घबराएं नहीं। जो नॉर्मल पढ़ाई करते हैं वो गिनी चुनी 30-40 धाराएं याद कर लेते हैं। सपोज करो 10 क्वेश्चन आए, उसमें से 8 आपने कर लिए लेकिन 2 छूट गए, 2 अंदर से आए थे। तो इसी 2 क्वेश्चन को करने के लिए ही ये फाइट होती है। यही जीएस रिवॉल्यूशन प्लेटफॉर्म का महत्व होता है। आप लोगों को ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने, इतनी बार सामने से गुजरेगा आपके, इतनी बार रिवीजन कराएंगे, इतने टेस्ट में आ जाएगा कि आपको सारी धाराएं याद हो जाएंगी। बस शुरू से ही माइंड मैप ये बनाना कि जितनी धाराएं कराई हैं याद सारी करनी है और जब भी रीडिंग करो सारी पढ़नी है, छोड़नी नहीं है कोई। अब आ जाते हैं अध्याय 7। बताई दिया, क्या नाम है इसका? राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। मतलब राज्य के विरुद्ध अगर कोई युद्ध छेड़ता है, छेड़ने का षड्यंत्र करता है, दुष्प्रेरण करता है, ये सारी चीज़ें धारा 147 से 158 तक आ जाएंगी। अगर आप लोगों ने आईपीसी पढ़ी हो तो धारा 124A थी, राजद्रोह की धारा थी। ये तो समाप्त कर दी थी, कोर्ट ने समाप्त कर दी थी और बीएनएस में भी इसे नहीं जोड़ा गया। लेकिन जब आप धारा 152 देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये धारा भी किसी प्रकार से, बस पहले ये सरकार के विरुद्ध थी, अब हो गई देश की एकता अखंडता को अगर कोई खतरे में डालता है तो 152 धारा लगेगी। ठीक, ऐसे ही एक धारा और थी आपकी, धारा 144। ये क्या थी कि 4 या उससे अधिक व्यक्ति कहीं इकट्ठे हो रहे हैं तो 144 लागू है, तो वो गुनाह हो जाता था। तो ऐसे ही एक धारा फिर से लौट के आ गई है
कि जहां पर भी 5 या उससे अधिक व्यक्ति होते हैं, ठीक है, धारा 189, तो विधि विरुद्ध जमाव बोल देते हैं इसको। किन किन परिस्थितियां वो आप लोग देखोगे, ठीक। तो अध्याय 7 है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, धारा 147 से 158 तक। अध्याय 8 क्या है, तीनों सेनाओं से संबंधित अपराध, 159 से 168। अब तीनों सेनाओं से संबंधित अपराध क्या है, आम नागरिकों के लिए और सैनिकों के लिए, ठीक। अब आम नागरिक क्या करेगा, या तो सैनिकों को भड़काएगा, सैनिक को किसी अधिकारी को विद्रोह करने के लिए, तो वो दोषी होगा, या फिर उसने भड़काया और सच में विद्रोह हो गया तो और बड़ा दोष हो गया, या कोई सैनिक है जो अपने अधिकारी को के साथ मारपीट कर देता है तो उस पर दोष लगेगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, अध्याय 8 में आ जाएंगी। फिर निर्वाचन संबंधी कुछ अपराध हैं जिसे बीएनएस में शामिल किया गया। क्या क्या अपराध हो सकते हैं, कोई किसी को हड़काता है, धमकाता है, वोट नहीं देने देता है, किसी की जगह खुद वोट दे के आ जाता है, ये सारे अपराध इसमें गिनी चुनी धाराएं यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद अध्याय 10 क्या है आपका, सिक्के, नकली करेंसी जितनी भी होती है, नकली स्टाम्प, इससे रिलेटेड अपराध हैं, तो गिनी चुनी 4-5 धाराएं यहाँ देखनी है। अध्याय 11 क्या है आपका, 7 क्या था, राज्य के विरुद्ध अपराध, अध्याय 11 है लोक प्रशांति, प्रशांति को आप शांति पढ़ लो, लोक शांति, ठीक है, के विरुद्ध अपराध। इसमें क्या आता है, दंगा कोई कर रहा है, वलवा कर रहा है, ये सारे अपराध आ जाएंगे, ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राज्य के विरुद्ध अपराध। जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ेगा या युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, या दुष्प्रेरण, प्रयत्न में व्यक्ति खुद करता है, दुष्प्रेरण में क्या होता है, किसी और व्यक्ति से कराता है, उसे उकसाता है, उसे प्रेरित करता है और वो काम करता है, ठीक है। तो ये सारे काम तीनों में से कुछ भी करेगा, या तो खुद करेगा, या प्रयत्न करेगा, या दुष्प्रेरण करेगा, तो वह दंडित होगा। किस चीज़ से, या तो मृत्यु का उसे दंड मिलेगा, या आजीवन कारावास मिलेगा, जुर्माना साथ में रहेगा। जुर्माना तो हर एक क्राइम में जुर्माना आप लोग देख रहे होगे साथ में चल रहा है, ठीक है, ये होगा। अब कसाब जो था उसे सजा क्या मिली थी, भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की सजा मिली थी उसे, इसी धारा के थ्रू। अभी मैंने, अब इसमें क्या है, उस टाइम तो आईपीसी थी, तो आईपीसी की धारा लगी थी। मैंने अभी पेड ग्रुप में जो टेलीग्राम पर है, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने बैच ले लिया, अभी कम से कम आधे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाए, ठीक है, जिन्होंने एप्लीकेशन पर बैच ले लिया। ये है ग्रुप टेलीग्राम पर बना हुआ, यहाँ पर अपडेट दी जाती है, बातें होती हैं, टास्क दिया जाता है, जो भी हो, ग्रुप कॉल यहीं पर होती है। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसने भी बैच ले लिया। आपको क्या करना है कि आप एप्लीकेशन पर जाओगे, वहाँ पर उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर नाम से चैट सेक्शन में, चैट ऑप्शन में जाना, एक ग्रुप बन गया होगा। उस ग्रुप में जाओगे तो मैसेज पड़ा होगा जहाँ आपको स्लिप भेजनी है, और वहीं पर लिंक दी होगी। कोई प्रॉब्लम आ रही तो जो नंबर दिया रहता है उस पर कॉल कर लें या व्हाट्सएप मैसेज कर दें, इसमें जुड़ जाएं, आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा आगे प्रैक्टिस वगैरह। तो यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ दी है, ये है वो पीडीएफ। इसमें क्या है, आईपीसी और बीएनएस का कंपैरिजन किया गया है, और ये आपकी एकदम सटीक, अगर आपने पहले से आईपीसी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, इसके पहले एसआई की तैयारी की है, तो पूरा माइंड मैप क्लियर कर देगी। नई धारा कौन सी जोड़ी गई, कौन सी धारा हटाई गई, वो सारी चीज़ें आईपीसी में, वो कौन सी धारा थी और यहाँ पर कौन सी धारा है, ठीक है। जैसे मैं धारा 3-5, ये तो सारी परिभाषाओं वाली धाराएं हैं, ये आपको याद हो जाएंगी। धारा 3-5 जो थी, ये है, वो सामान्य आशय वाली थी, और वहाँ पर क्या थी, 34 थी, ऐसे था। धारा 20 अगर आप चले जाओ तो वहाँ पर क्या थी, 82 थी, चाइल्ड वाला, ये 82 है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बता दी हैं, और यहाँ से आपका पूरा माइंड में बन जाएगा। इसमें सारी धाराएं हैं, आईपीसी की सारी हैं और सारी बीएनएस की हैं, तो इसको जरूर ध्यान से देख लेना और कंपेयर कर लेना। अब आते हैं फिर से क्लास पर। धारा 148, जो कोई 147 में दंडनीय अपराधों हेतु षड्यंत्र रचता है, यानी कि भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है जो भी व्यक्ति, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, या केंद्र या राज्य सरकार के विरुद्ध हो, या केंद्र या राज्य सरकार का कोई ऑफिस हो, उसको भी आपराधिक बल द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करता है, उसे क्या होगा, 10 वर्ष तक की सजा,
या फिर आजीवन कारावास। जुर्माना तो साथ में रहेगा ही रहेगा। आगे चलते हैं। अगली धारा कौन सी है? 149। अगर कोई भारत सरकार, अभी तो क्या हो गया, खुद युद्ध करने का प्रयत्न करता है या युद्ध करता है, उसके लिए था। अब 149 में क्या है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से कोई भी व्यक्ति, पुरुष, गोला बारूद, यानी कि यहाँ पर ये मैंने देखा है, इसको वेरीफाई भी किया, यहाँ पर पुरुष है, महिला भी तो हो सकती है ना, युद्ध कर सकती है, लेकिन महिला शब्द का जिक्र नहीं है, ना कहीं पर्सन का जिक्र है, पुरुष का जिक्र है। या फिर गोला बारूद या आयुध, विस्फोटक जिसे बोलते हैं, आदि का संग्रह करता है, तो उसे या तो 10 वर्ष तक की सजा, जैसा संगीन जुर्म हो, ये कोर्ट की बुद्धिमत्ता पर छोड़ा हुआ है कि जितना संगीन जुर्म हो तो या तो 10 वर्ष तक की कठोर सजा मिलेगी उसे, या आजीवन कारावास मिलेगा, और जुर्माना दोनों में साथ में रहेगा। अगली धारा पर चलते हैं। धारा 151, किसी विधि, ये किसके बारे में है? राष्ट्रपति, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, चाहे राज्यों के हेड ऑफ द, मतलब संवैधानिक हेड बोला जाता है राज्यपाल को, और हेड ऑफ द स्टेट तो होते हैं राष्ट्रपति। तो इनको अगर कोई आतंकित करता है किसी कार्य को करने से रोकने के लिए, या फिर कोई कार्य कराने के लिए, तो किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए, विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति राज्यपाल पर अगर कोई हमला करता है तो 7 वर्ष तक कारावास। अब हमला ये नहीं है कि आपने चोट पहुंचा दी, तब तो फिर सीधे ही आपको और ज़्यादा सजा होगी। हमला का मतलब ये है कि छोटी मोटी हरकत भी ऐसी की कि वो आसपास हैं तो वो हमला माना जाएगा। तो 7 वर्ष तक कारावास प्लस जुर्माना होगा। आगे चलते हैं। धारा 152 वही धारा है जो मैंने बोला था कि जो इसके पहले राजद्रोह की धारा थी 124A। वो क्या था कि बोले गए लिखे गए यही शब्दों के द्वारा संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार के विरुद्ध जो कोई ये सब काम करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि राजद्रोह कौन लेके आया था, ये धारा अंग्रेज लेके आए थे उस टाइम पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको रद्द करने के लिए बोला था, वो रद्द हो गई। लेकिन उसी को दूसरे स्वरूप में ये लेके आए हैं, जो कोई बोले या लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक एवं वित्तीय साधनों द्वारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का कार्य करता है, तो उसे क्या होगा, 7 वर्ष तक कारावास या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो थी आपकी 124A, इसमें तो आपका पासपोर्ट भी जमा होता था, आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। थोड़ा सा इसे हल्का सा डाइल्यूट कर दिया है। धारा 153 देखते हैं। भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना, यानी कि भारत का जो मित्र देश है उसके विरुद्ध अगर कोई युद्ध करता है, युद्ध करने का प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, तो उसे 7 वर्ष तक की सजा या आजीवन कारावास होगा और जुर्माना साथ में रहेगा। 156, अगर कोई लोक सेवक है और लोक सेवक रहते हुए उसकी ड्यूटी कहीं लगी है जहाँ पे जेल है, जहाँ पे कोई कैदी कैद है, और वो कैदी क्या है, राज कैदी है, यानी या तो राज कैदी है या युद्ध कैदी है, उसने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था, उसके आरोप लगे हैं, तो वो उस जेल में कैद है और उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है, कोई लोक सेवक, और उस टाइम पर वह उसे भागने देता है स्वेच्छा से, तो उसे 10 वर्ष तक की सजा या आजीवन कारावास या जुर्माना होगा। खासतौर से पुलिस वालों के लिए है, या जो भी जेल कर्मी होते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति कैद में है जिस पर राजद्रोह का या राज कैदी है आरोप लगा है या युद्ध कैदी है और वो उसको भागने देता है। तो धारा 157, लोक सेवक रहते हुए उपेक्षा से, अब ये क्या है, यहाँ पर तो वो खुद भागने देता है स्वेच्छा से, यहाँ पर क्या है, इसकी उपेक्षा से कोई भाग जाता है, वो सहन करता है, देखता है, असहाय हो जाता है और उसको कुछ कर नहीं पाता है, वो भाग रहा है। तो लोक सेवक रहते हुए उपेक्षा से ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना, उसे 3 वर्ष तक सादा कारावास प्लस जुर्माना होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर आपका अगला अध्याय शुरू होता है तीनों सेनाओं से संबंधित अपराधों के विषय में। एक धारा 158 भी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। वो क्या है कि ऐसा कोई कैदी भाग रहा है ना, तो कोई उसकी हेल्प करे, आम नागरिक उसे घर में छुपाए, हेल्प करे किसी भी साधनों से, तो उसके लिए सजा की बात है।
बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सीधा आते हैं धारा 159 पर। तो ये वाला जो अध्याय था राज्य के विरुद्ध अपराध कहाँ से कहाँ तक गया, 147 से 158 तक। ये 159 से शुरू होगा। अगला अध्याय आप देखोगे 169 से शुरू होगा, फिर अगला होगा 179 से ना होके 178 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला अध्याय 189 से। तो ये 9 वाला शब्द याद रखना, ठीक है, ऐसे भी माइंड मैप बना सकते हो। 159 क्या है, जो कोई भारत की सेना, तीनों सेनाओं की बात हो रही है, ठीक है, कोई भी सेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे आपकी आर्मी हो, किसी अधिकारी या सैनिक द्वारा विद्रोह का दुष्प्रेरण यानी विद्रोह करने के लिए उकसाता है या उसे अपने कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करता है, उसे 10 वर्ष तक कैद या फिर आजीवन कारावास प्लस जुर्माना होगा। ये तो हो गया तब की बात जब वो ऐसा प्रयत्न करता है, और उसके प्रयत्न से अगर वो विद्रोह हो जाता है, फिर क्या है, अगली धारा है 160। यदि कोई सेनाओं में विद्रोह का दुष्प्रेरण करता है तथा उसके पश्चात विद्रोह हो जाता है तो क्या होगा, 10 वर्ष तक की सजा या फिर मृत्यु या आजीवन कारावास होगा और जुर्माना साथ में होगा। धारा 161 देख लेते हैं। यहां पर अभी तो क्या था कि जो कोई भी व्यक्ति हो अगर ऐसा काम करता है, अब ये उन लोगों के लिए है जो सैनिक हैं या अधिकारी हैं सेना में, कि सेना के किसी सैनिक या अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर पद पर रहते हुए जब वो अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है उस पर हमले का दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण मतलब किसी और से हमला कराता है, उसको उकसाता है, ये काम करता है तो उसे 3 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना होगा। धारा 168 देख लेते हैं। सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक, ये जो भी ड्रेस पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, जो भी टोकन होता है, तो इसका उपयोग अब बैन कर दिया है। आपने देखा होगा पहलगाम में जो हमला हुआ था बैसरन घाटी में, क्या हुआ था, सेना की ड्रेस में आए थे आतंकवादी, है ना। तो इतना ज़्यादा दुरुपयोग हो गया कि इस पर रोक लगाने के लिए क्या कर दिया गया कि सेना द्वारा, सेना के किसी सैनिक द्वारा, अधिकारी द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पोशाक कोई पहनता है, टोकन धारण करता है और जानबूझकर ऐसा करता है कि वो सैनिक लगे जबकि वो सेना में नहीं है, तो उसे 3 माह तक की कैद या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये आखिरी धारा थी इस अध्याय की। अगले अध्याय है अध्याय 9, निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। जब भी मतदान होते हैं तो मतदान की नियमावली अलग होती है। कुछ अपराध ऐसे हैं जो आपके बीएनएस में भी डाल दिए। तो सबसे पहले तो 169 का, इसमें जो अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी मतलब होता है उम्मीदवार, इसकी परिभाषा दे दी गई है, जिससे कि अगर इस अधिनियम में कहीं पर अभ्यर्थी शब्द का प्रयोग हो रहा है तो आप समझ जाओ कि इस चीज की बात हो रही है। तो क्या है अभ्यर्थी, जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट है उसे बोला जाएगा अभ्यर्थी। 169 खा, ये क्या है, निर्वाचन अधिकार, इसकी परिभाषा है, निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में कोई खड़ा होता है, नाम वापस लेता है, मत देता है या नहीं देता, ये सब उसके निर्वाचन अधिकार में आएंगे किसी भी व्यक्ति के। तो 2 परिभाषाएं हैं 169 में, का और खा। एक है अभ्यर्थी की परिभाषा, दूसरी है निर्वाचन के अधिकार। बस इतना ध्यान रखो। आगे चलते हैं 171 का, 171 वन, ठीक है, उपधारा 1 है इसकी। निर्वाचनों में असम्यक असर डालना, यानी कि निर्वाचन जो हो रहे हैं ना उसको बाधित करना, मत डालने में हस्तक्षेप करना, कोई व्यक्ति मत डालने जा रहा है उसे रोकना, मत न डालने देना या उसको धमकी देना, क्षति होने की धमकी देना या क्षति कारित करना, तो 1 वर्ष तक की सजा होगी। धारा 172 क्या है, किसी अन्य व्यक्ति की जगह अगर कोई मत देता है या फिर मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है दूसरे व्यक्ति की जगह, ठीक है, और फिर जाके वो मत भी देता है, लेकिन कुछ यहाँ पर छूट दी गई किन लोगों को, कि कुछ लोगों को प्रॉक्सी वोट लीगली मिलते हैं कि उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति वोट दे सकता है, वो अपना प्रॉक्सी नॉमिनेट करते हैं। इन लोगों को छोड़कर अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसे 1 वर्ष तक सजा या जुर्माना या दोनों। और ये किसके तहत है, सजा, सजा का प्रावधान है धारा 174 में, ठीक है। आगे चलते हैं, किसके, दोनों के लिए सजा की बात हो रही है। कोई असम्यक असर डालता है तो भी उसे 1 वर्ष तक सजा है,
और कोई अगर प्रॉक्सी बन के मीन्स लीगली छोड़ के दूसरे की जगह वोट देता है तो उसे भी 1 वर्ष तक सजा है, जुर्माना। अगला अध्याय देखते हैं, अध्याय 10, सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। ठीक है, आपने देखा होगा नकली नोट वगैरह छापते हैं तो इसमें सबको दोषी ठहरा दिया गया है। जो छापते हैं वो, जो आयात निर्यात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये जानते हुए कि ये नकली नोट हैं वो, इन सबको, स्टाम्पों को, जो स्टाम्प नकली स्टाम्प छापते हैं उनको, जो पुराने स्टाम्पों को बार बार यूज करने देते हैं, उनसे संबंधित धाराएं हैं। देख लेते हैं क्या है। धारा 178, जो कोई सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, नोटों का कूटकरण, कूटकरण मतलब होता है उनका कॉपी करना, नकली बनाना, करता है तो उसे 10 वर्ष या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। या तो 10 वर्ष तक है यहाँ पर, ठीक है, या तो उसे 10 वर्ष तक की सजा होगी जितना संगीन जुर्म हो, या आजीवन कारावास होगा प्लस जुर्माना होगा। धारा 179, यह जानते हुए कि वो नोट नकली हैं या कूट रचित हैं, चाहे वो सिक्के हों, चाहे नोट हों, चाहे स्टाम्प हो, इनका आयात निर्यात, क्रय भी था, यहाँ पर विक्रय भी था, व्यापार था, लेन देन सब है इसमें लिखा हुआ, करता है, उसे 10 वर्ष तक की सजा। देखो बराबर है, जो व्यक्ति छापता है उसकी बात हो रही है, यहाँ पर भी 10 वर्ष और आजीवन कारावास है और यहाँ पर भी 10 वर्ष और आजीवन कारावास प्लस जुर्माना है। तो जो व्यक्ति छापता है, लाता है, दोनों को बराबर है, जो फैलाता है उसे भी। धारा 184, ऐसे सरकारी स्टाम्प का प्रयोग जिसके बारे में यह ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है, उसे 2 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों। अगर ऐसे स्लैश लगा है तो इसका मतलब होता है या। धारा 188 इस अध्याय की आखिरी धारा है, इसलिए लिख दी कि आपको थोड़ा सा याद हो कि पहली कौन सी थी और लास्ट कौन सी। टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। टकसाल है बहुत सारी, आप लोगों को पता होगी, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आया था, है ना। तो ये टकसाल जहाँ पर है आपकी, वहाँ से सिक्का बनाने का जो उपकरण है, जहाँ से सिक्के बनते हैं या नोट बनते हैं, वो विधि विरुद्ध रूप से कोई ले जाए तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना होगा। आगे और भी है, स्याही चुराना, स्याही में हेर फेर करना, वो सब आपके काम का नहीं है, ठीक है। ये सब इंस्पेक्टर के पेड बैच की इंफॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेस्ट तरीके से तैयारी हो जाए, 200 नंबर यानी कि जीएस, मूल विधि और हिंदी ऐसी कंप्लीट हो जाए कि इसमें से गुंजाइश ही नहीं रहे कि कोई क्वेश्चन आए और वो आपको ना आए, तो आप आराम से बैच ज्वाइन कर सकते हो। जीएस रेवोल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, एप्लीकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन के अंदर या तो ऊपर ही दिख जाएगा कोर्स, नहीं दिखेगा तो ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना, कोर्स दिख जाएगा, वहीं से परचेज कर सकते हो। इसके बाद उसकी स्लिप इस नंबर पर भेज देना। कोर्स तो आपका जैसे ही आप परचेज करोगे ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। इस नंबर पर जैसे ही आप स्लिप भेजोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। जो लोग बैच ले चुके हैं उन्हें भी यही सेम चीज़ फॉलो करना है। आप अपने एप्लीकेशन पर जैसे ही आपने बैच परचेज कर लिया, वैसे ही आप एक ग्रुप में जुड़ जाते हो। वो ग्रुप कहाँ मिलेगा? चैट सेक्शन में, यूपीएसआई के नाम से होगा। उस ग्रुप में जो मैसेज पड़ा है उसमें सब कुछ डाला गया है, ग्रुप की लिंक भी दी गई है टेलीग्राम की, उसको पढ़ लेना अच्छे से, फॉलो करना तो जुड़ जाओगे। आगे चलते हैं, आखिरी अध्याय है आज का क्लास का, लोक प्रशांति यानी लोक शांति जिसे बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। ठीक, कि अगर कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बनता है तो वो धाराएं हैं यहाँ पर। धारा 189(1), 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य क्या हो। क्या कहा जाता है यहाँ पर? एक चीज ये होगी, व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध होगा, थोड़ा सा नोट कर लेना, विधि विरुद्ध जमाव। तो 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य, आप लोगों को मैंने धारा 3-5 पढ़ाई थी, क्या था? सामान्य आशय, मतलब जो पहले से प्लानिंग सेम रहती है, एक उद्देश्य पहले से ही सेम रहता है, वो चीज सामान्य उद्देश्य वाली धारा ये है 189(1). ध्यान रखिए, सामान्य उद्देश्य में क्या होता है कि कोई व्यक्ति पहले से कोई उद्देश्य बना के गया है कि हमें तो इसका विरोध करना है किसी चीज का, और विरोध करते ही हिंसा हो गई, कोई अन्य अपराध हो गया, तो उसे बोलते हैं सामान्य उद्देश्य।
पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी उस अपराध की, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हो गया। ठीक है, तो विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन सभी का सामान्य उद्देश्य क्या हो, केंद्र या राज्य सरकार, संसद या राज्य का विधानमंडल, या लोक सेवक जो हैं जो अपना काम कर रहे हैं विधि के अनुसार, इनको आपराधिक बल द्वारा या बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना, तो ये विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा। दूसरा है विधि, कानून के द्वारा या वैध, जो भी वैध आदेश हैं इनके निष्पादन का विरोध या प्रतिरोध करना, ये काम कर रहे हो तो ये विधि विरुद्ध जमाव होगा। और भी परिभाषाओं में है, जैसे आप हथियार से डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हो और चीजें कर रहे हो। ठीक है, बट ये जो इंपॉर्टेंट है कि परिभाषाएं किस में है विधि विरुद्ध जमाव की, तो 189 वन का और खा में। ठीक, अब 189 2, यहां तो जमाव हो गया। अब ऐसा कोई जमाव करता है तो फिर से दो कंडीशन बनती हैं। जो कोई ऐसे जमाव में सा आशय, मतलब एक साथ अपने आशय से सम्मिलित होता है, उन सभी को 6 माह तक सजा या जुर्माना या दोनों होंगे। पहली चीज, मतलब जो धरना प्रदर्शन होते हैं ना, विरोध होता है, इसको रोकने के लिए धारा है, सीधी बात। अब सरकार तो बोल देगी आप कोई भी काम, जो किसान आंदोलन हो रहे हैं उन पर बिल्कुल ये धारा तुरंत लगा सकते थे ये लोग, ये तो विधि विरुद्ध जमाव है। ठीक है, अभी छात्र जो एसएससी के कर रहे थे आंदोलन, उन पर लगा सकते हैं कि सरकार को आतंकित करने का जो विधि पूर्वक काम है, जो एसएससी विधि पूर्वक बनी है, कानून के तहत परीक्षा ले रही है, चाहे धांधली हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, उनके विरुद्ध आप क्या कर रहे हो, आतंकित कर रहे हो, उनको रोक रहे हो अपना काम करने से। तो ये सरकारें कुछ प्रावधान ऐसे रखती हैं जिसमें स्वतंत्रता नाम मात्र की रह जाती है, पूरी 1 मिनट में हनन कर सकते हैं स्वतंत्रता का। तो धारा 189(3) क्या है कि अगर सपोज करो विधि विरुद्ध यहाँ पर तो जमाव हो गया, अब उस जमाव को खत्म करने की घोषणा करते हैं। कौन करेगा ये काम, जो भी लोक सेवक है, एसपी वगैरह, जो भी पुलिस वाले हैं, वो क्या करेंगे, घोषणा कर देंगे कि ये जमाव विधि विरुद्ध है और इसे समाप्त करो। फिर अगर लोग वहीं पर रह जाते हैं, नए लोग शामिल होते हैं, तो उनके लिए ये धारा बनी है कि उसे 2 वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों होंगे। धारा 190 देखते हैं। विधि विरुद्ध जमाव के दौरान सामान्य उद्देश्य हेतु कोई अपराध के लिए, मीन्स जमाव है, आए थे लोग प्रदर्शन करने, प्रदर्शन में आक्रोशित होकर हिंसा हो गई और कोई व्यक्ति को चोट हो गई या कोई व्यक्ति की डेथ हो गई, तो फिर इन सब पर, जितने लोग वहां पर थे, सामान्य उद्देश्य हेतु ये जो अपराध है, अगर डेथ हो गई तो सब पर हत्या का केस चलेगा। ये इन्होंने यहां पर कर दिया है। धारा 191 की उपधारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 धारा इंपॉर्टेंट है आगे चल के, एक ये बलवा की और दूसरी है दंगा की। बलवा ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, ध्यान रखना, और दंगा थोड़ी सी छोटी चीज़ है, इन्होंने जैसा बनाया है। बलवा में 5 व्यक्ति चाहिए। ठीक है, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव में जो इन्होंने परिभाषा दी है वही यहाँ पर है कि अगर कोई विधि विरुद्ध जमाव है, इसके द्वारा उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो प्रत्येक सदस्य जो भी उस जमाव में शामिल है बलवा का दोषी होगा। धारा 191 की उपधारा 1 में है। और विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि वो क्या है, 5 या अधिक लोग हों, 5 या अधिक व्यक्ति। तो बलवा में कम से कम 5 या अधिक व्यक्ति चाहिए। अब इसमें सजा की है कि 191 की धारा 2, बलवा हेतु क्या है, 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों होंगे। 192 में क्या है, अगर कोई बलवा कराने के आशय से प्रकोपन देता है, कोई व्यक्ति उकसाता है, देखते हो ना नेता लोग भाषण दे देते हैं, बलवा हो जाता है इसके बाद, एवं उससे बलवा हो जाए, तो जिसने प्रकोपन दिया है उसे 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों होंगे। और अगर केवल प्रकोपन दिया है, बलवा नहीं हुआ, तो 6 माह की सजा होगी। फिर धारा 194, ये इंपॉर्टेंट धारा है, ये है दंगा की धारा। तो 3 धाराएं याद रखनी है, विधि विरुद्ध जमाव, दूसरा बलवा और तीसरा दंगा। 194(1) दंगा, दंगे में क्या है, केवल 2 व्यक्ति भी हो तो दंगा माना जाएगा। पब्लिक प्लेस पर कोई भी 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस वाले उस पर दंगा का एक्ट लगा सकते हैं, धारा लगा सकते हैं। 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर
लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो यह कहा जा सकता है कि वो दंगा कर रहे हैं। और अगर किसी ने दंगा किया तो उसके लिए सजा क्या है? कम सजा है, 1 माह की या 1000 जुर्माना या दोनों। धारा 195(1), जब कोई लोक सेवक मतलब यहां पर कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है तो दो ही लोक सेवक यहां पर रहते हैं। कौन कौन से? या तो कोई प्रशासनिक अधिकारी रहता है और अधिकांश पुलिस वाले रहते हैं। लेकिन लोक सेवक का मतलब क्या होता है? कोई भी सरकारी कर्मचारी, नॉर्मल शब्दों में समझो। बाकी लोक सेवक की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है धारा 228 में, ठीक है, कि जब कोई लोक सेवक बलवा दंगा को दबा रहा हो तब उस पर कोई हमला करता है या उससे बाधित करता है, अपना कार्य करने से रोकता है, तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सजा और साथ में या तो 25,000 से अधिक का जुर्माना या दोनों होंगे। या तो 3 वर्ष तक की सजा हो जाएगी या जुर्माना होगा तो वो 25,000 से ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा, या दोनों हो जाएंगे। आगे चलते हैं। धारा 196(1), कोई व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधारों पर, आदि शब्द जहां लगता है मतलब इसी प्रकार के अन्य कारण भी होंगे तो विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता फैलाता है, सौहार्द खराब करता है, तो उसे 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों होंगे। लेकिन अगर वो यही सारा काम कहाँ करता है? किसी पूजा स्थल के अंदर करता है, उसके आसपास करता है, तो उसे यही सजा बढ़कर कितनी हो जाती है? 5 वर्ष या जुर्माना या दोनों हो जाएंगे। धारा 197(1) देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन कोई लगाता है या कोई ऐसे कथन बोलता है, चाहे वो बोले हुए शब्द हो, चाहे लिखे हुए हो, चाहे संकेत हो, चाहे दृश्य हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे किसी मामले। यही सेम चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी कि राज्य के विरुद्ध अगर जो कोई ऐसा काम करता है, बोले लिखे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो उसे क्या होगा? 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों होंगे। इसी में एक क्लॉज और है कि अगर कोई पूजा स्थल पर यही काम करता है तो क्या हो जाएगा? 5 साल की सजा हो जाएगी। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। अब आप लोगों को पता ही होगा 197 यानी 200 के आसपास पहुँच गए। 158 धाराएं और हैं, 3 क्लासेज और लगेंगी, आराम से ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग देखोगे 10-15 दिन के अंदर ही इतनी बार इसको रिवीजन करा देंगे, इतनी बार आपस में आप लोगों का डिस्कशन करा देंगे कि एक एक धारा याद रहेगी। ठीक, अगर आप लोगों को क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिए। जो भी आपके परिचित का है, जैसे यूपीएसआई की तैयारी करनी है, उस तक ये चीज़ ज़रूर पहुँचाएँ, यहाँ की अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।